मैं विनीत चौहान जी को बुलाने जा रहा हूं। देश में अभी उन्होंने मेरी भूमिका में ठहाके लगवाए, लेकिन देश में अगर विनम्रता को शौर्य के साथ गूंथ दिया जाए तो उस वेणी का जो आकार बनेगा, उस आकार को हम विनीत चौहान कहते हैं। राजस्थान की धरती का एक ऐसा बेटा जिसने समाज को बांटने की जगह शौर्य के बल पर पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो दिया है। मैं चाहता हूं यह सदन विनीत चौहान का परिचय पूछने के लिए मेरा मोहताज नहीं है, तो पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर बताए कि हम विनीत चौहान का स्वागत कैसे करते हैं। पूरे सदन की तालियां मांगता हूं हाथ खड़े करके और बुलाता हूं विनीत चौहान जी। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से देश की सीमाओं और करगिल की मिट्टी को सर्वाधिक बेटे सौंपने वाली हरियाणा की मिट्टी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत माफी के साथ कह रहा हूं कि आपकी तालियां यदि शहीदों के लिए भी नहीं उठ रही हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मैं गलत जगह पर कविता पाठ कर रहा हूं। 35 साल की कवि सम्मेलन यात्रा में तालियां कैसे बजवाई जाती हैं ये मैं अगले 5 मिनट में आपको बता दूंगा, लेकिन यदि मैं शहीद सैनिकों के लिए आपसे कुछ कह रहा हूं तो मेरे साथ आपका दायित्व भी कुछ ना कुछ बनता तो है सर। आज के दिन पिछले 7 दिनों से अग्रसेन जयंती के कवि सम्मेलन देश के कोने कोने में है। नरेश जी, बंबई और दिल्ली बॉम्बे के बड़े कवि सम्मेलन हमारी जेबों में रखे थे। मैं हरियाणा क्यों हूं, एक लाइन में मुझे समझ जाना, वही लाइन तय कर दे कि मुझे इस माइक पर कितनी देर रहना या वापस बैठ जाना है। मैंने 35 साल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं 2 मिनट में इस पांडाल का, इस सभागार का टेम्परेचर न बढ़ा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं अब। स्वागत भाई साहब। चले जाइए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में क्या अंतर है हरियाणा में और बाकी प्रांतों में, मैं बोल रहा हूं। चले जाइए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में सुबह 5 बजे 6 बजे सफेद कुत्तों की चैन पकड़ के घूमती लड़कियां दिखाई देंगी, और आ जाना कभी हरियाणा में, करनाल में, गांवों के आसपास सुबह 4 बजे सेना के लिए कसरत करते हुए जवान रेस लगाते हुए दिखाई देंगे आपको। वाह, मुझे ऊर्जा ज्यादा तालियों की उम्मीद है, मैं कोशिश करता हूं आपसे ज्यादा तालियां उठें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। भूल जाना उस विनीत चौहान को जो थोड़ी देर पहले यहां पर खड़ा था। मैं अपनी तासीर आपके सामने रख रहा हूं। क्या है हरियाणा, क्या है हिंदुस्तान, क्या है राजस्थान। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। सर्वाधिक बेटे या तो राजस्थान ने दिए हैं या हरियाणा ने दिए हैं। आपकी तो संख्या भी कम है, लेकिन उसके बावजूद यदि सर्वाधिक बेटे आपका प्रांत देता है तो उन बेटों को गर्मियां पहुंचाइए जो पर्वत की चोटी पर बर्फ की घाटियों के बीच बंदूक लेके खड़े हैं। यह धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। मुझे एक एक हाथ खड़ा चाहिए, मैं अपनी लाइन पढ़ रहा हूं इस बार। जे धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। एक केशधारी पगड़ी मुझे दिखाई दे गई है। हमारे बाउंसर्स में भी जब हमें लेकर आए थे, एक गुरु का बंदा हमारे साथ चल रहा था। मैं एक भी सिख पगड़ी को देख लेता हूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं। दुर्भाग्य इस देश का यह है, हमने चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया सिखों को। जो बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख लिखने वाली कौम थी, वो चुटकुलों की कौम मान ली गई। मेरे आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां इसे बड़ा कर दें, 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम नहीं थी सर। मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हुए हो और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में शहादत पा गए। छोटे बेटे के गर्दन तक जब ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों से, जोरावर सिंह की आंखों से आंसू निकलने लग गए। फतेह सिंह ने कहा, भैया मौत का भय देखा तो रोने लग गए, डर गए। कहला नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से कैसे डर सकती है। कहला फिर आंसू कैसे आ गए। मेरे रोंगटे खड़े हैं जो बात बड़े भाई ने छोटे को कही। गर्दन तक ईंट आ रही थी, बड़ा भाई उत्तर दे रहा है। कहला मौत के डर से गुरु गोविंद सिंह की संतान नहीं डरती। कहला रोए क्यों। अच्छा लगे तो तालियां उन बेटों तक पहुंचे जिनके नाम पर अब बाल दिवस मन रहा है। सच्चे बाल दिवस के जो अधिकारी हैं, मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूं। बड़े भाई ने कहा, छोटे रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया तो पहले मैं था और जा तू रहा है।
चले जा रहा होगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। मुझे लगा नहीं है मैं भी करनाल में हूं। जिस क्षण मुझे लग जाएगा कि मैं बलिदान की सबसे बड़ी राजधानी में खड़ा हूं, मैं उसी समय कविता शुरू कर दूंगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। कहने यह हिंदुस्तान का 7 साल का बेटा बोल रहा था। पढ़े लिखे लोगों गिनीज बुक उठा के देख लेना, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। सबसे छोटा शहीद यदि हुआ है तो 7 साल के बाबा फतेह सिंह हुए हैं। उससे बड़ा कोई अभी प्रमाण विश्व के पास नहीं है। 2 बेटे गए उस गढ़ी के अंदर, चमकौर में 40 सिंह बचे थे गुरु गोविंद सिंह के पास। उन्होंने बड़े बेटे अजीत सिंह को तिलक निकाला। मैं राजस्थान से हूं, हमारे माएं तिलक निकालती हैं। सिखों में परंपरा थोड़ी सी मिलती जुलती है। मां कलगी टांगती है पगड़ी में, मां उस दिन वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने पिता और मां के दोनों दायित्व पूरे किए। अजीत सिंह को भेजा, शेर का बच्चा घोड़े पे बैठ के चला तो सही, दुश्मन का भाला आर पार रीढ़ की हड्डी से निकल गया। बात बलिदान की नहीं है जो अगली बात पर आपकी ताली उठे रोकेगा मत। शेर का बच्चा घोड़े से तब गिरा जब 40 मुगलों के सिर काट दिए, उसके बाद बलिदान हुआ। जिंदाबाद। अंतिम बेटा गया युद्ध के लिए। गुरु गोविंद सिंह, बस अब तुम बचे हो मेरे लाल, ये मिट्टी तुम्हें पुकार रही है। छोटा बेटा गया तो सही, रास्ते से लौटा। गुरु गोविंद सिंह ने शंका से देखा, तुम वापस कैसे आए? कहने लगा, गुरु पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। ये बात जो उत्तर दी वो केवल गुरु गोविंद सिंह दे सकते थे। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां तक सूचना पहुंची, गुरु मां रोने लग गए, अपना पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने। कहने लगी, मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश के आगे काम तो आ गए, मैं कहां से लाऊं? कहने लगा, फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने, आत्महत्या का कोई विधान सिख कौम में नहीं है, तुम मरना क्यों चाहती हो? कहला, मैं जीऊं तो जीऊं किसके सहारे? गुरु गोविंद सिंह ने जो उत्तर दिया, मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने, मैं एक अभियान लेकर चला हूं पिछले 3 साल से। मुझे खुशी है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह शुभ सूचना है इस देश के लिए। महत्वपूर्ण राजनेता यहां बैठे हैं, मेरी बात पहुंचाइएगा मोदी जी तक। मैं एक अभियान लेकर चला हूं, जिस दिन यह लाइन उस एयरपोर्ट पर लिख दी जाएंगी, विनीत चौहान कविता पढ़ना छोड़ देगा। जब मां ने कहा, मेरे बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कहा और मां को निरुत्तर कर दिया। करनाल वालों, तालियां इतनी उठे कि दिल्ली पहुंचे, मेरी मांग स्वीकार हो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। मुझे निराशा होगी आपकी तालियां कमजोर रह गई तो। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैं शुरू हो चुका हूं। ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर सत्य पथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगुनी है। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन चौगुनी है। मेरे बारे में कई बार यह कहा जाता है, विनीत चौहान वो कवि है जिसने 12-13 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी है। मेरी पहली किताब का विमोचन मोदी जी ने किया है। शायद हम 2 कवि इस मंच पर, मैं और अरुण जैमिनी जी, जिन्होंने लाल किले से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कविताएं पढ़ी हैं। लेकिन मैं कभी इस राजनीतिक गुरूर को लेकर चला नहीं मंचों पर। मेरे पास एक ही गुरूर है मेरे जीने के लिए। मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां 532 बेटों ने खून से टाइगर हिल पर वंदे मातरम लिख दिया था। गौरी मेरे साथ थी उस कवि सम्मेलन के अंदर। लेकिन मैं अगली बात जो बोल रहा हूं, मैं शर्म के साथ सुना रहा हूं, आप शर्म के साथ सुनिएगा। जिस कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि वहां तस्वीर बदली नहीं है, तस्वीर क्या जरूरत क्या थी 370 धारा हटाने की, मैं वहां का नंगा चित्र दिखा रहा हूं आपको। नरेश सर, मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से जैसे ही दिल्ली उतरा,
मेरे मोबाइल पर एक वीडियो वायरल हो चुका था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है। हमारे सैनिक अपने बैरकों में वापस लौट रहे हैं, कंधों पर राइफलें टंगी है। सीन को ध्यान से समझिएगा, गूगल पर आज भी सर्च कर लेना, सीन मौजूद है। हमारे सैनिक लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें हैं और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पे तमाचे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, उनके हेलमेट पैरों में ठोकर खा रहे हैं और सैनिक बोल नहीं रहे हैं। मैंने दिल्ली से पूछा क्या हो रहा है? अरे ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा माफ करना सर, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए हैं, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन बहुत क्रोध में था। मैंने हरिओम पंवार जी हमारे बड़े कवि ने फोन किया, सर ये क्या हो रहा है? कहला विनीत गुस्से में हूं, 2 लाइन लिख पाया हूं, इससे ज्यादा भी लिखी नहीं, कविता लिखूंगा तो सुनाऊंगा। हरिओम पंवार जी मेरठ में आराम फरमा रहे होंगे अपने एसी रूम के अंदर। ये 2 लाइन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, आपको लगे बात तो हम बोलना चाहते थे जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे, तो फिर आपकी हथेलियों में मैं तालियां नहीं चिंगारी देखना चाहता हूं। हरिओम जी ने लिखा, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। ये गुस्सा हथेलियों में लेकर के आइएगा, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। वाह वाह वाह। लो हमने तुम सी, कहने लगे हुआ नहीं कुछ, वैसा का वैसा है कश्मीर। मैं आपको कसम देता हूं, अपने अपने कलेजे पे हाथ रखिएगा। क्या पहली बार 15 अगस्त पर, झूठी ताली मत बजाइएगा, देखा हो तो ही बजाए ताली, क्या पहली बार आपने 15 अगस्त पर डल झील के एक एक शिकारे पर तिरंगा लहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया? वाह। जिस लाल चौक पर जाने के लिए कमांडो दस्तों की जरूरत पड़ती थी, यदि उसे तिरंगे की लाइट में नहला दिया जाए तो कोई तो परिवर्तन है। फिर भी कहते हैं गंध नहीं आ रही, तो भैया नाक का इलाज कराओ। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। सर एक बात सुन लीजिएगा, मैंने इतनी कम तालीम में हिंदुस्तान में 35 साल में कहीं कविता सुनाई नहीं है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग चाहिए या 100% ताली चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। जिंदाबाद। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। मैं 2 वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं, गलत हो मुझे कल टोक देना। वहां का सबसे बड़ा अलगाववादी नेता यासीन मलिक पहले प्रधानमंत्री के ऑफिस के अंदर चाय पीता था, इसके फोटो मौजूद हैं। उसी यासीन मलिक को कॉलर पकड़ के लात मार के जेल में बंद कर रखा है इस समय हमने। कुछ लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। मैं बोल तो रहा हूं, समझेंगे कितने लोग। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। बहुत अच्छे। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। मैं एक स्पिन बॉलिंग और कर रहा हूं। यदि मैंने राज्यसभा के इतने बड़े व्यक्तित्व को यहां तक बुला लिया है, तो मान लीजिए मेरे आज की पद्मश्री पूरी हो गई है। मेरे लिए नहीं, अपने कुनबे के बड़े बेटे के लिए आप तालियां बजाइएगा। बहुत अच्छे भाई साहब। लो जी, सबकी ऐसी तैसी कर दी। सब नहीं, मैं तो एक बार और कर दूंगा, पर मेरी जमानत जब्त मत करवा दियो। हाँ, ये वही लोग हैं जो फार्म भरवा करके जमानत जब्त करवा देते हो। लो हमने जिद पूरी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। तालियां ब्याज सहित लौटाना वणिक वर्ग के लोगों, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। फिर आपकी और मेरी परीक्षा समझ जाए तो बताइएगा, मैं देश की सबसे पढ़ी लिखी कौम के सामने कविता पढ़ता हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। अब ताली श्रीनगर पहुंचनी चाहिए। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो।
पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। क्या लगा 370 धारा क्यों हटा दी? जनमत संग्रह कर ले थे। इस देश के बड़े मुख्यमंत्रियों के बयान थे चिराग, जनमत संग्रह कर लेते। मैंने कहा आदरणीय, क्या उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सीने पर गोलियां मारते समय संविधान की धाराएं पढ़ी थी? यदि यहां प्रेस के कुछ लोग बैठे हो तो मेरे इस वाक्य को नोट करें। संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए इस देश में कोई संविधान जरूरी नहीं होना चाहिए। जिंदाबाद। पूरी घाटी तो दहल रही, क्यों हटानी पड़ी 370 धारा? मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं इन लोगों से। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। मैं एक ही सपना लेकर करनाल आया हूं, 14 साल बाद मैं करनाल में हूं, पता नहीं अगली बार कब आना होगा। यह लाइन यदि आपका भी सपना हो तो तालियों से मुझे बताइए। मुझे 2 मिनट की कविता पढ़नी है वरना मेरा स्थान सुरक्षित है। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा इस लाइन को, आपके दिल की आवाज आ जाए तो उसे तालियों में तब्दील कीजिएगा। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा।